खाद्यान्न फसल हो गया, दलहन फसलें हो गई, तिलहन फसलें हो गई। इस अध्याय में हम नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें पढ़ेंगे। नकदी फसलों को ही व्यापारिक फसलें कहते हैं, इंग्लिश में कैश क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत या कैश क्रॉप्स के अंतर्गत रबड़ आता है, गन्ना आता है, चाय और कहवा आता है, कपास और जूट आता है और तंबाकू की खेती। ये सारी फसलों की खेती कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। ऊपर पहली लाइन में नाम लिखा हुआ है। ये सभी नकदी या व्यापारिक फसलें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गन्ना से। गन्ना ग्रैमीनी कुल का पौधा है। चावल भी ग्रैमीनी कुल का है, गेहूं भी ग्रैमीनी कुल का है और गन्ना भी ग्रैमीनी कुल का पौधा है। गन्ना भी चावल की तरह उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का फसल है, गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ना मतलब सिंचाई द्वारा पानी की जरूरत पड़ती है उसे। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। सबसे ज़्यादा पानी धान की फसल को चाहिए, लेकिन धान की फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि धान खरीफ ऋतु का फसल है और खरीफ ऋतु मानसून काल में होता है, यानी धान की फसल को पानी वर्षा जल से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसे सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए गन्ना भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने के बाद हमने पहले ये सब बातें बता चुका हूँ मैं कि गन्ने के बाद गेहूं दूसरी सर्वाधिक सिंचित फसल है भारत में। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान ब्राजील का है और ब्राजील के बाद दूसरा स्थान भारत का है। गन्ना और चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है, गन्ना और चीनी में। ठीक है। जबकि चीनी की खपत में, जबकि विश्व में चीनी की खपत में भारत का पहला स्थान है। भारत के लोग चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खपत चीनी की भारत में होती है। देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। देश में सर्वाधिक गन्ना भी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और चीनी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है। हालांकि सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में। गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा यूपी है। उत्तर प्रदेश भारत का 45% गन्ना उत्पादन करता है। यूपी भारत का 45% गन्ना उत्पादन करता है। यूपी के बाद गन्ना और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान है ना। हालांकि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र है। ह्यूमिडिटी वहाँ की वायु में अधिक होती है, वर्षा भी रह रखे बौछार पड़ती रहती है, क्योंकि समुद्र तट पूरब में भी है और पश्चिम में भी है। तो जो दक्षिणी भारत है अर्थात तमिलनाडु, आंध्र और महाराष्ट्र, कर्नाटक का क्षेत्र, दक्षिणी भारत में जलवायु आर्द्र है, इसलिए वहाँ का गन्ना अधिक रस वाला और अधिक मोटा होता है। यहाँ भी जो हम लाल कलर का गन्ना देखते हैं उत्तर भारत में, जो ठेले पे जिससे रस निकालते हैं, लाल कलर वाला, लाल रंग वाला गन्ना दक्षिण भारत का ही गन्ना होता है। वो अधिक रस वाला होता है। यही कारण है कि ठेले पे जो रस पिलाते हैं वो लाल वाला गन्ना रखते हैं, क्योंकि उससे रस ज़्यादा निकलता है। इससे भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रस वाला और अधिक मोटा होता है, लेकिन उसमें मिठास उतनी नहीं होती। मिठास उत्तर भारत के गन्ने में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 10 से 12% तक होती है। ठीक है। यानी कि अगर आप 100 ml गन्ने का रस पी रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम या 10 ml चीनी होता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 10 से 12%। ये सब सवाल पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज पूछा जाता है प्रश्न पत्रों में। कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि का स्थान बढ़ रहा है, उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्थान बढ़ रहा है। सावधानी से एक एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए नोट करिएगा। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं उत्पादकता। तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता अर्थात सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन हवाई द्वीप में होता है। अमेरिका का एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता हवाई में है। हवाई के बाद दूसरा स्थान, हवाई तो एक द्वीप है यूएसए के अंतर्गत, और दूसरा स्थान क्यूबा का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरा स्थान क्यूबा का है। क्यूबा को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या कहते हैं जानते हैं आप। नेक्स्ट,
भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, एक ही जगह मैंने लिख दिया है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर और भारत गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। चीनी तकनीक संस्थान कानपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट, उचित और लाभकारी मूल्य, इसके विषय में जान लेते हैं। भारत सरकार विभिन्न खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों जारी करती है? मान लेते हैं गेहूं कटाई का सीजन आ गया है। गेहूं कटाई के सीजन में बाजार में इतना ज़्यादा गेहूं हो जाता है कि गेहूं की कमी नहीं रहती है। अब किसान बेचारा अगर बाजार में ले जाएगा गेहूं बेचने, तो दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार अपना मूल्य लगाएगा कि ठीक है, हमको 500 रुपये में कुंतल दे दो या 800 रुपये में कुंतल दे दो, एक कुंतल गेहूँ। क्यों? क्योंकि बाजार में गेहूं की कमी नहीं है ना। तो जो उसमें किसान मूल भाव की स्थिति में नहीं होता है, उसमें दुकानदार मूल भाव की स्थिति में होता है, क्योंकि बाजार में हर तरफ गेहूं पसरा पड़ा है। रबी की जब कटाई होती है, अप्रैल और मई में गेहूं की जब कटाई होती है, तो अब किसान इतनी मेहनत से गेहूं गाया, चूंकि बाजार में हर तरफ गेहूं है, इसलिए किसान मोल भाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं बेचेगा तो कोई दूसरा बेच देगा। दुकानदार के पास गेहूं की कमी नहीं है, जो व्यापारी होता है गेहूं का, उसके पास गेहूं की कमी नहीं है, तो गेहूं को सस्ते में खरीदना चाहेगा, है ना। तो फसल कटाई के मौसम में किसान बहुत संकट में आ जाता है कि अपना गेहूं ले कहाँ जाए। अगर भंडारण भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतनी रखने की जगह नहीं है। और दूसरी बात, किसान गेहूं या कोई भी फसल उपजाता इसलिए है ताकि उसके एवज में उसके हाथ में तुरंत पैसा आ जाए। दो तरह के किसान होते हैं, एक तो अपने खाने के लिए उपजाते हैं, जो अपने खाने के लिए उपजाते हैं वो रख लेते हैं, लेकिन जो अपने खाने से अतिरिक्त उपजाते हैं गेहूँ, वो चाहते हैं कि बेच दें और उसके बाद वो अपना सारा काम करते हैं उस पैसे से, क्योंकि किसान का पैसा गेहूं या चावल से ही आता है, तो उसे तुरंत पैसा चाहिए। तो सरकार किसानों को एक सुरक्षा देती है। कैसे सुरक्षा? एमएसपी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। वर्तमान में वर्ष 2017-18 कृषि वर्ष 2017-18 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1625 रुपया प्रति कुंतल। यानी सरकार ने एक बीमा जारी कर दिया। क्या बीमा है? एमएसपी एक बीमा होती है, एक सुरक्षा होती है कि तुम्हारा गेहूं कोई नहीं लेगा तो हम लेंगे। सरकार कहती है कितने में? 1625 रुपया प्रति कुंतल। अब क्या है कि अगर सरकार ने रेट तय कर दिया 1625, तो बाजार में भी 1625 से नीचे नहीं जाएगा, जाएगा भी तो बहुत जाएगा, 1600 रुपये प्रति कुंतल जाएगा, है ना। क्यों? दुकानदार भी विवश हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार के पास कोई किसान जाएगा नहीं, सारा किसान कहाँ ले जा रहा है? किसान सरकार के पास गेहूं ले जा रहे हैं, तो दुकानदार भी विवश हो जाएगा 1625 में खरीदने पर, है ना। लेकिन ये तो हो गई एमएसपी खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में जारी की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में सरकार जारी करती है। सरकार किसानों से गन्ना नहीं खरीदती है। क्यों? क्योंकि गन्ना सीधे चीनी मिल मालिकों के पास जाता है। किसान जो गन्ना उपजाता है वो सीधे चीनी मिलों में ले जाता है, क्योंकि गन्ने के रस से चीनी कहाँ बनाई जाती है? चीनी मिलों। तो सरकार ने चीनी मिलों की अथॉरिटी दी है कि तुम किसानों से गन्ना खरीद कर चीनी बनाओ। तो सरकार प्रत्यक्ष किसानों से गन्ना तो लेती नहीं है। तो गन्ने के संदर्भ में सरकार उचित और लाभकारी मूल्य जारी करती है। इसका नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, इसका नाम उचित और लाभकारी। प्रश्न क्या बनेगा? उचित, सरकार द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य किसके संदर्भ में जारी किया जाता है? रबड़ के संदर्भ में, गेहूं के संदर्भ में, सोयाबीन के संदर्भ में, गन्ने के संदर्भ में। गन्ना आपका उत्तर होगा। सरकार गन्ने के संदर्भ में उचित और लाभकारी मूल्य जारी करती है। यह वह मूल्य है सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में घोषित, यह वह मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य है। यानी सरकार जो भी उचित और लाभकारी मूल्य तय कर दे, चीनी मिल मालिक किसान को वही मूल्य देंगे। चीनी मिल मालिक उससे कम प्राइस नहीं दे सकते हैं किसान को। यानी सरकार चीनी मिल मालिकों को बाध्य करती है कि इससे कम प्राइस तुम किसानों को नहीं दोगे। तो यह वह मूल्य जो चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य है। वर्ष 2017-18 में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 255 रुपया प्रति कुंतल है। इसी वर्ष 2017-18 में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 255 रुपया प्रति कुंतल है। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनाई जाती है ना, तो कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है।
गन्ना और मक्का C4 फसलें हैं, मक्का भी है और गन्ना भी है। C4 फसलें क्या होती हैं? वो फसल जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट बनाती हैं। ठीक है, C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं, इनकी ये खासियत होती है। नेक्स्ट, अब अगली फसल है रबड़। रबड़ के बारे में जानते हैं। रबड़ उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय मतलब होता है ट्रॉपिकल, विषुवत रेखा के आसपास। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबड़ का मूल निवास स्थान या उत्पत्ति केंद्र, हर पौधे का एक मूल निवास स्थान होता है। बाद में लोग अपने फायदे के लिए उसकी खेती जगह जगह करने लगते हैं, तो कोई भी फसल दुनिया भर में फैल गई है। लेकिन जब खेती प्रचलन में नहीं थी तो कोई भी पौधा जंगल में पाया जाता था, गेहूं भी, चावल भी और गन्ना भी। बाद में हम उसमें संकरण द्वारा यानी दो फसलों को आपस में मिला के या जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हम उसमें सुधार लाते हैं ताकि ज़्यादा उत्पादन कर सके, क्योंकि जंगली पौधा उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता है। उसमें हम सुधार करते हैं उसके बीजों में, तब हम खेती करते हैं ताकि ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो जब तक हम सुधार नहीं किए होते वो पौधा जंगल में होता है और वही उसका मूल निवास स्थान या उत्पत्ति केंद्र होता है। तो रबड़ का उत्पत्ति केंद्र या मूल निवास स्थान अमेजन नदी की घाटी है या अमेजन बेसिन है, ओके, जो ब्राजील में पड़ता है। वही रबड़ के पौधे का मूल निवास स्थान है। हालांकि दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। थाईलैंड में सड़कें भी रबड़ से बनाई जाती हैं। इंडिया में भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। आप देखते होंगे कि चलते समय सड़क मुलायम लगती है, हल्की हल्की दबती है। इंडिया में भी, इवन मैं इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद में मैंने नोटिस किया है कि कहीं कहीं सड़कों में रबड़ का प्रयोग किया गया, थोड़ा बहुत किया जाता है। हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सड़क काफ़ी, अगर आप प्रेस करिए तो हल्की सी दबती है। तो थाईलैंड में जो सड़कें हैं लगभग सभी सड़कें रबड़ की बनाई जाती हैं, वहाँ इतना ज़्यादा रबड़ पैदा होता है। विश्व में पारा किस्म का रबड़ सर्वोत्तम होता है। विश्व में पारा किस्म का रबड़ सर्वोत्तम माना जाता है। रबड़ जो है वृक्ष के पौधे के दूध, वृक्ष के पत्ते के दूध से बनाई जाती है, अर्थात लेटेक्स से बनाई जाती है। दूध को लेटेक्स कहते हैं, पत्ते से जो दूध निकलता है उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट, रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां क्या है? किन क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती क्यों नहीं होती? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। रबड़ की खेती की अनुकूल परिस्थितियां वो सीमित जगहों पर पाई जाती है। क्या है? तापमान बहुत ऊंचा होना चाहिए और धूप खिली होनी चाहिए हमेशा। तापमान भी ऊंचा होना चाहिए और धूप भी होनी चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से, हमारे उत्तर प्रदेश में तापमान भी ठीक ठाक है, धूप भी ठीक ठाक है। हाँ, तापमान, ठंडी का अगर मौसम आ गया तो उत्तर प्रदेश में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, ऊंचा तापमान भी है और धूप भी हमेशा रहता है ना। दूसरी परिस्थिति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उत्तर भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। उत्तर भारत में होने वाली वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। उत्तर भारत में 100 से क्या, राजस्थान में तो 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम होता है। तो उत्तर भारत में 10 सेंटीमीटर से लेके लगभग 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में वर्षा, जैसे पश्चिमी घाट, मालाबार तट, वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो रबड़ के पौधे को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए, है ना। लेटराइट या लाल मिट्टी का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए भारत में रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती हैं। भारत में रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती हैं और केरला रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती हैं। तापमान भी ऊंचा रहता है, उस विषुवत रेखा के पास है, विषुवत रेखा के पास है दक्षिण भारत। तापमान भी ऊंचा रहता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से टकराकर, इसलिए वहाँ रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। भारत में रबड़ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दुनिया में सर्वाधिक है। अच्छी बात यह है कि भारत में रबड़ का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, रबड़ की उत्पादकता दुनिया में सर्वाधिक है। लेकिन भारत का रबड़ उत्पादन में दुनिया में चौथा स्थान है, लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं। लेकिन कुल उत्पादन में भारत का, रबड़ उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट, कपास पर आते हैं। कपास, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कपास किस कुल का पौधा है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है, महत्वपूर्ण है ये। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। दुनिया में कपास की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल
हमारे इंडिया में कपास की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा खेत अर्थात क्षेत्रफल इंडिया में है, लेकिन कपास उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट, चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान। नेक्स्ट, भारत में कपास की खेती काली मिट्टी के क्षेत्र अर्थात लावा मिट्टी के क्षेत्र अर्थात रेगुर मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। भारत में लावा मिट्टी के क्षेत्र कहाँ कहाँ है? गुजरात में खेती की जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में खेती की जाती है, आंध्र प्रदेश में इसकी खेती होती है। पंजाब काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद पंजाब के किसानों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, पंजाब के किसानों के पास पैसा है, समृद्ध हैं, इसलिए वो चाहे जैसी चाहे परिस्थितियाँ पैदा कर लेते हैं। सिंचाई चाहिए, ढेर सारा ट्यूबवेल लगवा देंगे। बिजली चाहिए, पंजाब में हमेशा बिजली रहती है, देश का सबसे विकसित राज्य है पंजाब, तो हर तरह की परिस्थिति पैदा कर लेते हैं पंजाब के किसान, इसलिए पंजाब में कपास की खेती भी होती है। नेक्स्ट, हालांकि पंजाब काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं, गौर करिएगा। उत्तर भारत में कपास की खेती कहाँ होती है? पंजाब में। ऐसे कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। भारत में कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में होता है और ये देश का 34% कपास उत्पादित करता है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। 2 साल पहले नंबर 1 पर महाराष्ट्र था कपास उत्पादन में, लेकिन अब गुजरात हो गया है, अब दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र चला गया है। नेक्स्ट, ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए जो सवाल पूछे जा चुके हैं उन्हें घुमा फिरा कर फिर पूछा जाएगा, इतना तय है। कपास की रेशे की लंबाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। सामान्य तौर पर कपास के रेशे की लंबाई, कपास महत्वपूर्ण पौधा है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग अर्थात सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा है उद्योग? कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। कपास क्या होता है? जब कपास की डोडियाँ फूटती हैं, उनका फल फूटता है तो उसमें से रुई निकल जाती है, वही रुई कपास कहलाता है। उसी से इंडिया का सारा कपड़ा उद्योग संचालित हो रहा है, उसी रुई से। तो रुई की कभी कभी लंबाई पूछ लेती है कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। लेकिन सर्वोत्तम किस्म का जो कपास होता है, जो अमेरिका में पाया जाता है, यूएस से अमेरिकन कपास या सर्वोत्तम किस्म का कपास 5 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट, कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा, नीचे लिखा हुआ है सबसे बड़ा, कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, यानी यह देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता संगठित उद्योग है। देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है, लेकिन कृषि एक संगठित उद्योग नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है। ये हो गया नकदी फसलें या क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में आज 3 हुए क्योंकि ये बड़े थे, गन्ना, रबड़ और कपास, ये बड़े हिस्से थे। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, तंबाकू और जूट छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसे शामिल करके कंप्लीट करवा देंगे। कैश क्रॉप्स महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बोला वैसे लिखिएगा। ओके, ठीक है, नमस्कार।